Dear students, welcome back to your history chapter French Revolution. In our previous topic, we understood what were the causes of French Revolution and so many important things about French Revolution understood. Now let's proceed the chapter French Revolution. And this rumors spread that king had commanded troops to open fire on the public of France, so 7,000 men and women gathered on town hall, and after that they outbroke the revolution. It was 1789. Finally, a group of several hundred pupils marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. In armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoner released, though there were only 7 of them. Dear students, जब फ्रांस के लोग जान गए थे कि उनका राजा कमांडर्स को कमांड कर चुका है लोगों पे ओपन फायर करने के लिए, तो सबसे पहले सभी लगभग 7,000 मैन और वुमेन इकट्ठा होकर टाउन हॉल के सामने खड़े हो गए। इसी सीक्वेंस में बैस्टाइल नाम की बिल्डिंग, जिसको फ्रांस के लोग बहुत ही नफरत करते थे, और नफरत क्यों करते थे? बिकॉज दिस वॉज द बिल्डिंग इन विच प्रिजनर्स वर कैप्ट। इस बिल्डिंग में जो भी फ्रांस के लोगों को कैदी बनाया जाता था उसके अंदर कैद कर दिया जाता था। तो सबसे पहले फ्रांस के लोगों ने जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया तो बैस्टाइल नाम की बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया, और वहाँ के जितने भी लोग थे, हालांकि जो प्रिजनर्स वर 7, उनको रिलीज़ कराया, एंड ऑल द आर्म्स विच वर कैप्ट इन बैस्टाइल दे टुक ऑल द वेपन्स। जितने भी वेपन्स रखे थे सारे वेपन्स को उन लोगों ने ले लिया। इसी बीच जो बैस्टाइल बिल्डिंग में कमांडर था उसको भी मार दिया गया। बैस्टाइल बिल्डिंग को लोग इसलिए भी नफरत करते थे कि वहाँ पे जो लुइस 16 किंग के डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग थे, यानी कि राजा की निरंकुश शक्तियाँ थीं, राजा के जो अधिकारी थे उनके पास अपार शक्ति थी किसी को भी उठाकर उस बैस्टाइल में बंद कर देना। इस वजह से सभी लोगों ने बैस्टाइल बिल्डिंग को ध्वस्त करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। दिस स्प्रेड ऑल ओवर द फ्रांस। इस घटना के बाद मानो कि फ्रांस में आग ही आग फैल गई। फ्रांस के पब्लिक जितने भी लुइस 16 से परेशान थे, सभी लोगों ने इस रिवॉल्यूशन में पार्ट बनते रहे, और चेन बाय चेन ये बहुत ही बड़ा रूप लेती चली गई। Dear student, the main reason of spreading the French Revolution, I want to tell you that increasing the rate of bread, it was a basic need of people। जब ब्रेड के ही रेट बढ़ा दिए गए, टैक्स पे टैक्स बढ़ाते चले गए, तब जब लोग परेशान होना शुरू हो गए, तब सभी लोगों ने फ्रांस की रिवॉल्यूशन के हिस्सेदार बनना शुरू हो गए। हिस्टोरियंस दे लुक्ड अपॉन दिस टाइम, the site was the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France। जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने कयास लगाया कि ये चेन धीरे धीरे फ्रांस के किंग को एग्जीक्यूशन की ओर ले जाएगी। सी द पेज नंबर 4, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century। As in our previous topic we have known about the king of Louis 16. He belonged to Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20-year-old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasure. Dear students, we can say that it was the bad luck of King Louis 16 that at the time when he got the throne of king, he got एंड एम्प्टी ट्रेजर। जब लुइस 16 राजा बना तो पहले से ही फ्रांस का जो खजाना था पूरी तरीके से खत्म हो गया था।
Long years of war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy. एक लंबे समय के युद्ध के बाद फ्रांस का जितना भी धन था वो सब खत्म हो चुका था, और इसके साथ साथ जो फ्रांस का राजा लुई 16 था, ही वॉज मेकिंग द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल का एक पैलेस उसने बनाया, और जो कि जिसकी शोभा बढ़ाने के लिए उसने बहुत सा धन उस पर स्पेंड किया। और उसी समय अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनी। जिस समय लुई 16 फ्रांस का राजा बना तो उसने अमेरिका में 13 अमेरिकन कॉलोनीज़, ये जो अमेरिकन कॉलोनीज़ थी ये फ्रांस की ही कॉलोनीज़ थी। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी कॉलोनीज़ बना रखा था, उस तरीके से फ्रांस ने अमेरिका में अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी। वहाँ पे कुल 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ थी। तो फ्रांस ने उन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट कराने के लिए अमेरिका की मदद की, अपने कॉमन एनिमी जो कि ब्रिटेन था। फ्रांस और ब्रिटेन की उस समय दुश्मनी चल रही थी। इस वॉर से फ्रांस पर 1 बिलियन का लोन चढ़ गया, जबकि पहले से ही फ्रांस पर 2 बिलियन का कर्ज पहले से ही था। इस वजह से जो मनी लेंडर्स यानी कि जो लोन दिया करते थे, उन लोगों ने अब सरकार पर ज़्यादा चार्ज बढ़ा दिया, जैसे कि 10%। So because of these conditions, France had to give a huge amount of his income. इस वजह से फ्रांस को अपने बजट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट देने में ही चुकाना पड़ता था। अब चूंकि फ्रांस के पास बहुत ही ज़्यादा खर्च बढ़ गया था, लेकिन जो उसके पुराने खर्चे जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, कोर्ट, आर्मीज़, इन सब पर भी खर्च उसको रेगुलर करना पड़ता था। तो अब दिस वॉज ओनली द वन ऑप्शन फॉर द फ्रांस गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन फूड आइटम्स एंड अदर थिंग्स। और अब इसकी मार किसको पड़ने वाली थी? इसकी मार सीधे सीधे वो जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन पर पड़ने वाली थी। नतीजा क्या हुआ कि चीज़ों के रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे। In our previous topic already we have understood the division of France, that it was divided into 3 parts: first part state and second state and third state. Only the third state had to pay taxes and remaining first and second state did not have to pay taxes. And this the division, the process of dividing, this was called the word regime. As you have seen in the book, it is written old regime means फ्रांस की जो पहले की स्थिति थी वो ये थी कि फ्रांस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। Figure 2 shows how the system of states in France society was organized. Peasants made up about 90% of the population. Already we have discussed that in third state 90% of people included. थर्ड स्टेट में 90% के लोग इंक्लूड थे। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड लैंड दे कल्टिवेटेड, और उसमें से बहुत कम लोग ही अपनी ज़मीन पर खेती करते थे। लगभग 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाई नोबल्स। लगभग 60% जो लैंड थी वो नोबल्स के अंडर में आती थी। नोबल्स, चर्च और अदर रिचर मेंबर्स of the third state के अंडर में 60% of land was owned. The members of first 2 states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. और जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग थे इनको privileges मिला था by birth, जन्म से ही। privileges means the facility which government provide. They included feudal dues. feudal privileges भी इनको मिलते थे, और feudal privileges में इनको कुछ लोग ऐसे मिलते थे जो पीजेंट्स से टैक्स पे करते थे और इनको देते थे। पीजेंट्स कौन होते थे? जो इनका काम करते थे या आर्मी ज्वाइन करते थे या वो इनके घर के भी काम करते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी अंडरस्टूड दिस मच, and in our next video we will understand what happens after that
and how the circumstances changed and what the French Revolution took for.